टैक्स उसी तरीके से होता है जैसे मधुमक्खी जब अपने फूलों से जो रस निकालती है बनाने के लिए, टैक्स को भी बिल्कुल उसी तरीके से कहा गया। सरकार का काम देश चलाना है, सरकार का काम पैसे बनाने का नहीं है, लेकिन उसे देश चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी। पैसा है जनता को, वो टैक्स कई बार लोगों को लगता है कि वो हमारे से काट रहे हैं। कई बार हम लोग भी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं तो लोगों को लगता है कि कम टैक्स देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो घूम फिर के जो बेनिफिट्स है वो आम जनता को ही वापस मिलता है। तो ये अच्छी चीज़ भी है और गवर्नमेंट को हमें इसमें बिल्कुल गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए ये सारे फंड्स। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमीज का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आज देश का आम बजट आया है और देश का आम आदमी जानना चाहता है कि बजट में जितने भी प्रावधान हैं उसका आम आदमी के बजट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आमतौर पर कहें कि हर एक साल देश का आम बजट आता है, कई सारे प्रावधान होते हैं, लेकिन देश की जो बहुसंख्यक जनता है उसे पता नहीं होती कि किन चीज़ों पे उसे टैक्स देना है, किन चीज़ों पर टैक्स नहीं देना है। देश का आम बजट कैसे बनता है और इस बजट में आम आदमी कहाँ होता है। हम राजधानी पटना में हैं और हमारे साथ जो ये चार चेहरे हैं, ये बिहार के ऐसे चार युवा हैं जो इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जो आपको बताएंगे कि टैक्स क्या होता है, ये बजट में क्या कुछ प्रावधान है और आपके बजट पर, आपके सालाना कमाई पर इसका क्या असर पड़ेगा। हम चारों लोगों से बात करेंगे और आपको एक एक चीज को बारीकी से आम भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आम बजट होता क्या है। सर, आम बजट में क्या होती है कि गवर्नमेंट आने वाले एक साल में क्या उसका एक्सपेंडिचर होना है, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेगी, वो देश के सामने रख कर करके चलती है। अब है कि पैसा कहाँ से लाएगी, तो डेफिनेटली है कि वो आपसे टैक्स के फॉर्म में लेकर करके चलेगी। टैक्स में भी होता है कि वो जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, यानी जो पैसा ले कर करके आ रही है, वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स से लेकर के आ रही है। तो जो हम लोग आम तौर पे जो ज़्यादा वो समझते हैं वो डायरेक्ट टैक्स, जो जिसको हम लोग इनकम टैक्स, दैट मीन जिसका बर्डन डायरेक्टली आप पे पड़ कर करके चलता है। तो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस लेकर करके आई है या फिर उसके थ्रू कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और इनडायरेक्ट टैक्स जनरली आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे GST से ले सकते हैं कि GST से गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू जनरेट कर करके चल रही है। फिर बताती है कि हम लोग किस किस सेक्टर में कितने कितने पैसे आने वाले समय में एक्सपेंस कर करके चलेंगे। तो मोटा मोटी तौर पे कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा तो देश की जनता को बता करके चलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में समझ लें कि आपके घर का एक बजट होता होगा, मासिक बजट होता होगा और वार्षिक बजट होता होगा, और जितने आपके परिवार की आय रहती होगी उसी में आप तय करते होंगे कि आप अपने खाने पे कितना खर्च करेंगे, सौंदर्य प्रसाधन पर कितना खर्च करेंगे, शिक्षा पर कितना खर्च करेंगे और कितना पैसा बचा लेंगे। आमतौर पर ऐसे है। और चूंकि ये लोग जानकार हैं तो यह एक एक चीज हम आपको बताएंगे कि टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है जो हम गवर्नमेंट को देते हैं कई प्रारूपों में। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी कि टैक्स उसी तरीके से होता है जैसे मधुमक्खी जब अपने फूलों से जो रस निकालती है बनाने के लिए, टैक्स को भी बिल्कुल उसी तरीके से कहा गया। सरकार का काम देश चलाना है, सरकार का काम पैसे बनाने का नहीं है, लेकिन उसे देश चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी। ये पैसे आएंगे कहाँ से? तो हम जो देशवासी हैं, जो सिटीजन्स हैं इस देश के, उन्होंने जो भी कमाया, उन्होंने जो भी सामान या सुविधा को अर्जित किया है पूरे साल में या देश के अंदर, सरकार उसी का एक हिस्सा जब लेती है हमारे सिटीजन से, देशवासियों से, उसी को हमने नाम दे दिया है टैक्स। और वही हम सरकार को देते हैं या हम सरकार को पे करते हैं ताकि वो अपने जो भी प्लान्स हैं, जो भी उसके ग्रोथ डेवलपमेंट के प्लान्स हैं, उसको वो पूरा कर सके। क्योंकि उनका काम, जैसा मैंने अभी कहा, पैसे कमाने का नहीं है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं एक रिसोर्स तो चाहिए ही जिससे वो अपना यूटिलाइजेशन कर सके, अलग अलग सेक्टर में डेवलपमेंट को कर सके। इसीलिए कई बार सरकार की तरफ से आज के डेट में कई बार हमें कॉल आता है कि आप अपना अग्रिम कर जमा करें, ताकि सरकार को भी पता चल सके कि उनके खाते में कितना पैसा जमा होने वाला है और उसको वो किस तरीके से प्रयोग में लाएंगे।
देखिए, काफी जानकारीपूर्ण चीज है, इसलिए हम आपसे बता रहे हैं, सीधे हम सवाल पर नहीं आ रहे हैं कि इस साल टैक्स में क्या प्रावधान है, कहाँ आपको राहत मिली है, कहाँ आप पर शिकंजा कसा है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम और आप नहीं जानते हैं, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको एक ऐसे फिल्टर तरीके से समझाया जाता है कि आपको लगता है कि सब कुछ देश के लिए हित में हो रहा है। अगला सवाल ले लेते हैं कि राजकोष क्या होता है। जैसे आपके परिवार का एक बजट होता होगा, तो जो आय आता होगा पूरे घर के लोग कमा कर जहां जहां रखते होंगे वो आपका कोष होता होगा। तो भारत इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा देश है, तो इसका राजकोष क्या होता है? राजकोष क्या होता है जी बताइए, राजकोष क्या होता है? ट्रेजरी। हाँ, ट्रेजरी क्या होता है? एक्चुअली जब जो भी गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना रहता है। तो जब गवर्नमेंट को एक्सपेंस करना रहेगा तो वो कहीं ना कहीं से तो रेवेन्यू जनरेट करेगी, तो इसलिए वो हम लोग से टैक्स लेते हैं कि जिसको वो खर्च कर सके। ठीक है, जैसे आप आज के समय में देखते हैं शिक्षा हर लोग के लिए ज़रूरी है, तो शिक्षा बहुत महंगा होता है, सरकार इसको कम रेट पे पहुंचाती है, सरकार कोशिश करती है। तो इसी तरीके जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। क्या जानकारी, देखिए हम एक एक जानकारी आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि आप जाने कि बजट हमारे देश का कैसे बनता है। अगला सवाल ले लेते हैं कि कोई भी बजट बनता होगा आपके घर का, तो एक बड़ा राहत होता होगा कि हमारे घर की सालाना आय 10 लाख रुपए है, तो हमें 10 लाख में ही अपने परिवार का एक बजट बनाना है। तो देश का भी एक निश्चित आय होता है, या टैक्स से पैसे आते हैं, या कभी कभी कोविड जैसे जब काल आ जाते हैं, ऐसे में सरकार को क्या पावर होता है, ये भी सवाल ले लेते हैं कि जो बजट बनता है तो क्या इसके लिए जो देश के पास आय होते हैं, जो टैक्स से पैसे आते हैं उससे बनता है, या फिर अगले वित्तीय वर्ष के लिए लोगों से आने वाले आय को ध्यान में रखकर देश का बजट तैयार होता है? बेसिकली दोनों आपने पहले बताया कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास फंड्स आ चुके हैं, जिसको हम लोग एडवांस टैक्स के रूप में ले, गवर्नमेंट के पास जो जमा होता है, या फिर कमिंग ईयर्स का जो हो गया वो तो गवर्नमेंट प्रपोज करती है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि ये हमारा फाइनेंशियल बजट है, इतने इतने सालाना इनके हिसाब से आपको टैक्स देना, लेकिन उसका फंड्स आता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पैसे आ चुके हैं उसको गवर्नमेंट इस तरीके से यूज़ करती है। जैसे आपने अभी कोविड की बात की थी, तो आज ही निर्मला सीतारमण ने अपने बताया कि जैसे कोविड के टाइम में उन्होंने ये ध्यान रखा कि कोई भी हंगर से कहीं ना कहीं जो जब वो सोने जाए तो कोई भूखा ना जाए बेड पे, तो उन्होंने कई बार अपने फंड्स में से ही बहुत लोगों को ग्रेन्स जो है अनाज मुफ्त में बांटा है। तो ये प्रावधान कहीं ना कहीं गवर्नमेंट करेगी, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फंड्स जो है जो इकट्ठा करेगी वो आम जनता से ही करेगी। तो इसीलिए जो पैसा है जनता को, वो टैक्स कई बार लोगों को लगता है कि वो हमारे से काट रहे हैं। कई बार हम लोग भी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं तो लोगों को लगता है कि कम टैक्स दे दे, लेकिन कहीं ना कहीं वो घूम फिर के जो बेनिफिट्स है वो आम जनता को ही वापस मिलता है। तो ये अच्छी चीज़ भी है, और गवर्नमेंट को हमें इसमें बिल्कुल गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, ये सारे फंड्स। जी चलिए, अब देखिए ये सवाल इतने बेसिक सवाल हैं कि किस तरह लोग भुखमरी के शिकार नहीं हो। देश का जो आम बजट होता है, चूंकि आम जो शब्द है ना, जनता है, जनतंत्र में तंत्रवाद में है जनता पहले है। अब सीधे आते हैं 2023 के आम बजट पर। चूंकि आप विषय विशेषज्ञ हैं और आपको इस बात की जानकारी है, इस बार का बजट आपके नजर में कैसा है? ओवरऑल सर बजट को देखें तो आप बोल सकते हैं कि एक एवरेज टाइप का बजट है, जिसमें डिफरेंट सेक्टर को ध्यान में रख कर करके बनाया गया है। होता क्या है कि जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स में सबसे ज़्यादा टैक्स जो सैलरी बेस्ड पर्सन होते हैं वो पे कर करके चलती है, और ज़्यादातर मीडियम क्लास के लोग होते हैं और जो मास आपके पॉपुलेशन को कवर करके चलते हैं। तो हमेशा गवर्नमेंट की सोच होती है कि इन पे जो है वो थोड़ा सा टैक्स का बर्डन कम किया जाए। इसको देखते हुए गवर्नमेंट जो पहले से न्यू टैक्स रिजीम ले रखी थी, उसमें 5 लाख रुपए तक आपको टैक्स पे नहीं करने पड़ते थे, उसकी लिमिट को एक्सीड कर करके 7 लाख रुपीज़ कर दिया है। एज वेल एज पहले जो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था वो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेकर करके चल सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप कोई पेंशन मिलता है, तो अगर कोई पेंशन होल्डर जो है उनके बेनिफिशरी को मिलता है, अगर वो नहीं रहे तो वैसे लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह कम मिलता था, 15,000 था, उसको भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर करके 52,500 पे ला कर करके चलाया। तो बहुत सारे जो है सैलरी होल्डर वाले को ध्यान में रख कर करके बजट दिया गया। और भी बहुत सारे सेक्टर पे जिस पे हमारे
साथ ही इस पे आपको जवाब दे करके चलिए, एक बेसिक जानकारी है कि जो बजट है वो कोई ज़्यादा ना आपको उत्साहित करने वाला है ना ज़्यादा निराश करने वाला है, लेकिन हम बार बार आम आदमी की बात इसलिए कर रहे हैं कि इस देश की जो बहुसंख्यक जनता है वो भी जानना चाहती है। देखिए, खाने पीने की चीज़ें जो आपके किचन से शुरू हो जाती है, जहाँ से दैनिक दिनचर्या जहाँ से आपकी शुरू होती है, जैसे चावल आटे की ही बात कर ले, हमेशा हम लोग कहते हैं नून रोटी की बात कर लेते हैं। जब नून रोटी देश में महंगा हो, पेट्रोल महंगा होता है और उसका असर खाने पीने की चीज़ों पर हो जाता है। किसी दूसरे देश से हमारे अगर संबंध बेहतर नहीं है जहां से पेट्रोल डीजल आता है, फिर उसका भी बजट हमारे खाने पीने की चीज़ों पर होता है। इसके लिए क्या प्रावधान है? आपने पूरे बजट को पढ़ा भी है और देखा भी। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे बजट के अंदर, जो लग्जरी आइटम्स थे, चाहे वो गोल्ड हो, सोना हो, चांदी हो, इन सबों के ऊपर में हम देखेंगे तो कर व्यवस्था थोड़ी सी और स्ट्रिक्ट हुई है, और वहाँ पर इनको थोड़ा और, क्योंकि कर व्यवस्था थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई है तो उनका आज के डेट में थोड़ा प्राइस बढ़ने वाला है। और दूसरी चीज़, आज के डेट में आप देखें तो हमारे यहाँ पे एक नया प्रोफेशन, अगर मैं बोलूँ तो डिजिटल मीडिया आज के डेट में हमारे यहाँ एक नया प्रोफेशन के तौर पर उभर रहा है। इस वजह से हम अगर बजट को ध्यान से देखें तो कैमरा, माइक, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको थोड़ी सस्ती की गई है, इनके ऊपर टैक्स कम लगाया गया है। अब जब जैसे जैसे हमारा प्रोफेशन, हमारे लोग जिस तरफ मूव कर रहे हैं, वैसे वैसे सरकार भी अपनी नीति उसी तरफ जा रही है जहां से लोगों को सुविधाएं थोड़ी बेहतर मिले और लग्जरी चीज़ें जो हैं, हमारे यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स रेट हम कहते हैं, ज़्यादा इनकम, ज़्यादा आय होगी, ज़्यादा टैक्स लगेगा। इसीलिए जो लग्जरी की चीज़ें हैं उसको कहीं ना कहीं थोड़ा उसके ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ाया गया है, और जो जो चीज़ें फैसिलिटेट करती हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, हमारे व्यवसाय को, उन चीज़ों को सस्ती की गई है इस बजट के अंदर। चलिए, देखिए, ये सब जानकारियां जो हैं आपको अगर आप अखबारों में जाते हैं तो मोटा मोटी जो सरकार जो घोषणा करती है वो सरकारी घोषणा पत्र होता है। आपको कोई बताने वाला नहीं कि आपके आम जनजीवन पर क्या होगा। आटा महंगा होगा और डाटा सस्ता होगा, इसको मोटा मोटी इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। अब सीधे आते हैं कि जिस देश में लोगों को खाने का अनाज नहीं मिलता है, बेरोजगारी है, लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, और एक वर्ग है जिसमें हम सभी आते हैं, उसको बोलते हैं मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग। आपको क्या लगता है कि इस बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या है? मिडिल क्लास के लिए एक तरीके से देखें तो बजट लाभदायक है। पहले जो लोग थे जो नए रिजीम में टैक्स पे करते थे, तो उनका यदि कमाई 9 लाख रुपया तक होता था तो उन्हें 60,000 रुपया तक टैक्स देना पड़ता था। अब यदि वो मिडिल लोग हैं जो 9 लाख तक कमाते हैं तो उनको टैक्स देना पड़ेगा 45,000 तक। तो कहीं ना कहीं उनको बचत हुआ है 15,000 का। वैसे ही हम जब 15 लाख तक कमाते थे तो हमें टैक्स देना पड़ता था 1,87,000 तक का। अब यदि हम नए टैक्स रिजीम में यदि टैक्स देते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ेगा लगभग 1.5 लाख का। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी देखिए तो 37,000 का फायदा है। तो मिडिल क्लास फैमिलियों के लिए ये बजट कहीं ना कहीं लाभदायक रहा है। और भी गवर्नमेंट ने रिबेट बढ़ाया है। जैसे पहले था रिबेट की 5 लाख तक मिलता था, अब है कि रिबेट इसको 7 लाख तक बढ़ा दिया गया है। और यदि आप सैलरीड पर्सन है तो आपका यदि 7.5 लाख तक भी है तो आपको बेनिफिट इसका मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं देखें तो मिला जुला के ये मिडिल क्लास के लिए एक अच्छा बजट रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो मुख्य सवाल है उस पर आते हैं और जो जानकार हैं उनसे जानते हैं कि जिस देश में लोगों के पास रोजगार नहीं है, जिस देश में लोगों के पास खाने की रोटी नहीं है, उस देश का रक्षा बजट इस बार भी काफी बढ़ा है। और किन किन देशों से हम लोगों को खतरा है यह बताने की जरूरत नहीं है। तो क्यों नहीं सरकारें जो है आम आदमी की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरियां समाप्त हो रही हैं, बैंकों के अस्तित्व पर सवालिया निशान लग गए हैं, उनके निजीकरण के क्षेत्र में भी सरकार आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि इन सब सेक्टरों के लिए क्या कुछ है? सरकार सभी चीज़ों पे कुछ ना कुछ ध्यान दे ही रही है, बट सभी चीज़ें एक साथ पे फोकस नहीं किया जा सकता। बट बहुत सारी चीज़ें होती है जो गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, हमें पता नहीं चलता। तो बहुत सारे सेक्टर्स में जो चेंजेस आए, जैसे आपने बोला बैंकिंग सेक्टर में चेंजेस आया है, और सरकारी प्राइवेटाइजेशन जिसको हम बोलते हैं कि पब्लिक सेक्टर से कुछ चीज़ें को मूव करा के प्राइवेट सेक्टर्स को दे दी गई है। तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह रहती है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये सब चीज़ों में सेक्टर में काम करती है। तो बहुत सारे जो लाभ है, जो बेनिफिट्स है, वो हमें अभी नहीं दिखते हैं। हो सकता है कि लंबे समय पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमें सामने आके दिखे, जो गवर्नमेंट का जो भी प्रोविजन जिस हिसाब से वो काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो लॉन्ग टर्म
पोजीशंस को मान के चल रही है कि इस तरीके से अगर अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं जाके आगे दिखेगा। तो हर सेक्टर्स जो है उस पर वो फोकस कर रही है और एम्प्लॉयमेंट उस पर भी फोकस कर ही रही है, जिसका कि कहीं ना कहीं बेनिफिट्स हमें आगे जाके दिखेगा ही। और जो प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है कि गवर्नमेंट से, तो वो उसका बहुत हद तक बहुत अलग अलग वजह और रीजंस होते हैं कि अब जैसे कि प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो बहुत सारे सेक्टर्स जब गवर्नमेंट हैंड्स में होते हैं और उस तरीके से काम नहीं कर पाते, उस पर उतना प्रोग्रेस नहीं हो पाता है और उससे उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है, जिससे गवर्नमेंट को लगता है कि होना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो कोशिश करती है कि हम ये हाथ से चेंज करके दूसरे हाथ को दे दे जहाँ वो ज़्यादा ग्रो कर पाएगी और एम्प्लॉयमेंट तो वहाँ पे भी जनरेट होगा। तो इस वजह से आखिरी सवाल आप ही से ले लेते हैं कि 10 नंबर में इस बजट को आपकी तरफ से, क्योंकि आप आर्थिक जानकार हैं, कितना नंबर देंगे इस सरकारी बजट को और इस आम बजट को? मेरे हिसाब से मैं इसे 8 नंबर दे सकती हूँ। 8 नंबर। चलिए देखिए, 8 नंबर भी मिलना काफी कठिन है ऐसे दौर में जब देश की अर्थव्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं है और पूरे वैश्विक स्तर पर बात करें तो अर्थव्यवस्था सभी देशों की खराब है और कहीं ना कहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था है, तेल कंपनियां और जिन देशों से हम तेल खरीदते हैं, कच्चा तेल, वो निर्धारित करती है। आप कितना नंबर देंगे? सर ओवरऑल देखा जाए तो मैं तो इसको 6 to 7 के बीच में ही रख करके चलूँगा, क्योंकि आज के जो ओवरऑल इंटरनेशनल सिनेरियो बन करके चल रहे हैं उसमें क्या है कि आपका जो ग्रोथ रेट, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है और एक्चुअल ग्रोथ रेट है, वो मैच कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होकर करके चल रहा है। फिर भी गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि थोड़े बहुत स्टेप्स लिए हैं जिससे एक्सपेक्टेड ग्रोथ को मैच किया जाए। फिर भी जो इंटरनेशनल सिनेरियो बन करके चल रहे हैं, जैसे रसिया यूक्रेन वाला, उसको देखते हुए अभी भी हम इसको गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे स्टेप्स थे जिसको लेकर करके चलना चाहिए, तो मैं 6 to 7 मार्क्स दे करके। चलिए अब आपसे जान लेते हैं, आप कितना नंबर देंगे? क्योंकि आपने पूरा पढ़ा है बजट को, तो आपने देखा भी होगा कि कहाँ कटौती हुई है और कहाँ कुछ नया जुड़ा है। कितना नंबर देंगे इसको? सर मैं सर से वाकिफ़ हूँ, मैं भी 7 नंबर के लगभग ही दूंगी। भले हमारे बजट में कुछ नई चीज़ें आई हैं, मिडिल क्लास के लिए कुछ चीज़ों को थोड़ी सहूलियत दी गई है। एक बड़ी अच्छी चीज़ इस बजट में ये हुई है कि हम थोड़ा सा रिन्यूएबल सोर्सेज उसके ऊपर भी बात इन्होंने की है। काफ़ी सारे ऐसे पॉलिसीज़ इन्होंने मेंशन किए हैं जो कि थोड़ा हमें देती हैं कि आप रिन्यूएबल सोर्सेज को और ज़्यादा बढ़ावा दें, चाहे वो आपके कार्बन एमिशन के ऊपर बात हो या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में बात हो, ये बजट उसको फोकस करती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं एक मिडिल क्लास की तरफ से, वो इन्वेस्टमेंट के अंदर में जो छूट या जो एक्सपेक्टेशन था वो चीज़ों को शायद यहाँ पर नहीं टच बेस किया गया, तो इसीलिए मिला जुला करके एक 6 से 7 नंबर मैं भी इस बजट को दूंगी। चलिए आप कितना नंबर देंगे सर? सर हमारे हिसाब से भी बजट का जो रेट रहना चाहिए वो 7 ही रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बजट उस तरीके से नहीं है कि जिस तरीके से मैम ने कहा कि इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनका हमको फ़ायदा मिलेगा जब हम अपना रिटर्न फाइल कर रहे होंगे या टैक्स बजट में, लेकिन इस बार उसको देखा नहीं गया। हाँ, कहीं ना कहीं छोटे मोटे बिजनेसमैन को फ़ायदा दिया गया है। पहले उनको था कि एक प्रिजेंटिव टैक्सेशन होता था जिसमें उनका लिमिट 2 करोड़ होता था, अब उस लिमिट को 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है और प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख से 75 लाख कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस बार जो बजट मिला है वो छोटे मोटे लोगों को देखते हुए लेके चला गया है, तो मैं भी इसको 7 तक देना चाहूँगा। देखिए, हमने बातचीत की इन चारों विशेषज्ञों से और पटना के ये 4 चर्चित चेहरे हैं और इनको जानकारी है, और आमतौर पर अब इनसे बातचीत का जो निष्कर्ष है वो कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है कि 2024 में देश का लोकसभा चुनाव होने वाला है और वर्ष 2023 में कई राज्यों में विधानसभा की चुनाव होने वाली है। इसी कारण से जो ये मोदी सरकार का बजट है, कहीं ना कहीं इसमें सबको खुश करने की कोशिश की गई है। अब यह देखना दिगर होगा कि इस बजट से सबको खुश करने की जो कोशिश है कितने लोगों को खुश कर पाते हैं, पर जो विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं ओवरऑल 7 नंबर दे रहे हैं, और जो 6 नंबर होता है 60% होता है, प्रथम श्रेणी का होता है। तो हम मान सकते हैं कि इस दौर में जब आर्थिक उदारीकरण की बात हो रही है, देश का राजकोषीय घाटा काफी नीचे है, आय के साधन कम है, बैंकिंग सेक्टर पर तलवार लटक रही है, बेरोजगारी चरम पर है और देश कई समस्याओं से गुजर रहा है, ऐसे में लोगों को राहत देने की भरपूर कोशिश की गई है। यह कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त विधानसभा और लोकसभा का चुनाव ही बता पाएगा।